Hello everyone, this is Mansi Patil in association with Tarna Publications. So in the previous class we discussed about the law of inertia और the term inertia कि इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, हम डेली लाइफ में इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा है इस वीडियो को तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। उससे पहले आप थोड़ा सा क्विक रिवीजन में आपको करवाती हूँ कि इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट की कंडीशन में रहेगी, अगर वो मोशन की कंडीशन में है तो वो मोशन की कंडीशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इन अदर टर्म्स वी कैन से कि इट इज अ काइंड ऑफ एक्शन, फोर्स इज अ काइंड ऑफ एक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग ऑफ द मोशन और टू स्टॉप द मोशन। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन का द्वितीय नियम। तो उसको समझने से पहले हम एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम या संवेग। व्हाट इज मोमेंटम? इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं क्या कि सपोज आपके पास में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, सपोज ए एंड बी, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी आपको गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड और ये किसी डिस्टेंस के ऊपर ये कोई टारगेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये अगर आपको ये नहीं पता कि दोनों के मास कितने हैं, ए का मास कितना है या बी का मास कितना है, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा किसका इम्पैक्ट इस टारगेट के ऊपर ज्यादा होगा? जब तक आपको इनकी मास का पता नहीं होगा तो आप ये नहीं बता सकते, चाहे उनकी वेलोसिटी सेम हो तो उस टारगेट के ऊपर इम्पैक्ट किसका ज्यादा पड़ेगा। तो इस अगर आपको बाद में ये बता दिया जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट ए था वो तो थी साइकिल और ऑब्जेक्ट बी था वो क्या था, ट्रक था, तो तब आप बता सकते हो कि इस टारगेट के ऊपर किसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। ये चीज को आप बता सकते हैं, मींस किसका फोर्स ज्यादा लगेगा। तो पहले वाले जो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उससे हमें फोर्स की डेफिनेशन पता चल गई कि फोर्स रिक्वायर्ड होता है, नीड ऑफ फोर्स हमें वहां से पता चल गई, बट उस फोर्स की कितनी वैल्यू है वो चीज हमें उससे पता नहीं चलेगी, उसको कैलकुलेट हम न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर करते हैं। तो उसी चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले इस मोमेंटम टर्म को समझते हैं और वो जिस इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं उस इम्पैक्ट को हम क्वांटिटी ऑफ मोशन बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट इज द इम्पैक्ट। जिस तरीके से हमने इस एग्जांपल में समझा था कि अगर वो ट्रक है और वो सेम वेलोसिटी से जा रहा है तो इस टारगेट को हिट करने में ज्यादा इम्पैक्ट इस ट्रक का होगा एज कंपेयर टू दैट साइकिल। ठीक है, ये जो मोमेंटम होता है इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमने इनके ऊपर इन वेक्टर्स का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब आती है बात कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सपोज मैं इस चीज को अगर आपके ऊपर थ्रो कर रही हूँ तो इसका डायरेक्शन तो यही होगा ना, मीन्स ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके पास में कुछ ना कुछ मास होगा, मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दी है इस तरफ, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो भी इसी तरफ होगा। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेग की दिशा में ही संवेग की दिशा होती है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है वो क्या होगी, हमने इसके फॉर्मूले से हम इस चीज को भी निकाल सकते हैं, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास की जो यूनिट होती है दैट इज केजी, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट हो गई मोमेंटम की वो क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड। तो हमने फोर्स को अब आपने ये समझ लिया कि मोमेंटम क्या होता है, तो अब हम आते हैं हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर। उसको हम किस तरीके से समझेंगे, हम उसको एक और एग्जांपल से समझेंगे कि सपोज आपके पास में कोई भी m मास का एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, आपका वही कुछ टाइम के बाद में उसी मास की जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है v, मींस इनिशियल वेलोसिटी u थी और पर्टिकुलर टाइम के बाद में उस मास की वेलोसिटी हो जाती है v। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो वो चेंज क्या डायरेक्टली आ सकता है? नहीं, वो चेंज डायरेक्टली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा कि कोई भी जो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मींस हम अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो चीज होती। बट हम यहाँ पे क्या करें, एक एक्सटर्नल फोर्स अगर जब तक आप इस पे अप्लाई नहीं करेंगे इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस चीज को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर विच ब्रिंग्स चेंज इन मोमेंटम। जो मतलब मास भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, मास भी है और जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। मींस हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इनिशियली इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद में इसकी 20 मीटर
पर सेकंड हो गए तो ये 10 से 20 होने के लिए आपको एक फैक्टर की जरूरत होगी जो इसमें चेंज लेके आता है। वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर व्हिच ब्रिंग्स चेंज इन मोमेंटम। बहुत सारी टेक्स्ट बुक के अंदर या रेफरेंस बुक में आपको उसकी जो डेफिनेशन मिलेगी वो डेफिनेशन इस तरीके से मिलेगी कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम which is proportional to the force applied or which is equal to the force applied। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम में ही तो चेंज आया, मास सेम रहेगा बट वेलोसिटीज में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो mu और mv, तो p इसको हम p2 बोल रहे हैं और इसको हम p1 बोल रहे हैं, तो देयर इज सम चेंज इन द मोमेंटम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ फोर्स। अदर वे में हम अगर इसको निकालें तो दूसरी टर्म्स में हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज अ मास, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उस चीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, उस चीज को हम इस डेफिनेशन से डिराइव करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका डेरिवेशन करें तो f इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष संवेग में परिवर्तन की दर हमें क्या किसकी वैल्यू देती है, फोर्स की वैल्यू देती है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो देयर विल बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और वो प्रोपोर्शनलिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाती है। फॉर सिंपलिसिटी वी टेक द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज 1 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाती है फोर्स की, कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो वैल्यू आती है F इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी, ये एवरेज फोर्स की वैल्यू होती है। हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं, बट अगर देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, अगर हम ये डेल टी टेंड्स टू 0 ले लें, ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अगर वो चेंज बहुत ही स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है तो वो जो ये जो डेल्टा होता है ये d बाई डी टी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो डेल पी है इट इज चेंज इन मोमेंटम। इनिशियली हमने p2 और p1 लिया था, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, p2 माइनस p1 दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अगर वो स्मॉल चेंज हो रहा है तो ये डेल जो है वो इस d बाई डी टी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसको, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो F, अब हमारे पास में जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू है P इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखते हैं d बाई डी टी ऑफ mv, तो मास तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है, दैट विल बी कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है हमारे पास, dv बाई dt, और dv बाई dt दैट मींस इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन। वेग में जो परिवर्तन की दर है वो हमें किसकी वैल्यू देती है, त्वरण की वैल्यू देती है। ठीक है, तो हम इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन से, मींस हम इसको a से डिफाइन कर सकते हैं, F इक्वल्स टू na, दिस इज द वैल्यू। या हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, याद रखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि फादर इक्वल्स टू मदर, पापा इक्वल्स टू माँ, तो आप इसको इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अगर हम 1 न्यूटन की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहीं से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी 1 केजी एंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर है, 1 केजी मास का जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया जाए तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी 1 न्यूटन। ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करें, ये ऐसे सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट है न्यूटन। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है, इसको आपको याद रखना है। अब हम एक और चीज देखते हैं कि इसका नोट, अगर हम F इक्वल्स टू 0 ले लें, मतलब क्या हुआ इस चीज का कि टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, अगर ऐसा हो तो हमारे पास में क्या रिजल्ट निकलता है वो देखते हैं हम। F की वैल्यू हमने क्या निकाली, मास इनटू एक्सेलरेशन, ma इक्वल्स टू 0, ये मास F इधर जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज हमने यहाँ से देखी थी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v माइनस u, v इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये t इधर जाएगा,
जीरो हो जाएगा तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u। यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज v इक्वल्स टू u। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई, फाइनल वेलोसिटी की। तो हम इस चीज को किस तरीके से कह सकते हैं कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है इनिशियली तो वो बाद में भी क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा। अगर उसकी वेलोसिटी इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड थी तो बाद की जो होगी फाइनल वेलोसिटी वो भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आया, जो फर्स्ट लॉ है वो भी यहाँ से क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट सेकेंड लॉ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या बोला, क्योंकि नेट फोर्स जो था सिस्टम के ऊपर वो क्या रहा, हमारा जीरो रहा। अगर इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट में चेंज तब तक नहीं लाएगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो फोर्स की वैल्यू जीरो आई तो हमारे पास में यही रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। और दूसरी चीज इसका एक और चीज हम यहाँ से निकालते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उसके डायमेंशन से पूछ ले जाते हैं या उसके क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं इम्पल्स। एक टर्म हमारे पास आती है इम्पल्स, जिसे हम बोलते हैं आवेग, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम है, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम हम इसको बोल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया था, यहाँ से हम dt की वैल्यू निकाले, मीन्स स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स dp इक्वल्स टू f इंटू में dt, फोर्स मल्टीप्लाई बाय dt। इसको हम एक एग्जांपल से इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज मैंने किसी बॉल को किसी दीवार के ऊपर स्ट्राइक किया तो पर्टिकुलर बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए वो क्या करेगी, उस बॉल के उस दीवार के कांटेक्ट में वो बॉल आएगी और वापस से नीचे आ जाएगी। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए, जितने टाइम वो उस दीवार के साथ में कांटेक्ट में थी, ठीक है, उसके ऊपर कितना उसके मोमेंटम या उसके ऊपर कितना उसका आवेग होगा, उस चीज को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि डेल पी दैट इज चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू द कांटेक्ट टाइम, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया dp इक्वल्स टू f डॉट dt। या इस चीज को हम मैक्रोस्कोपिकली लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेल p इक्वल्स टू f डेल्टा t, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स हम क्या किस तरीके से हम समझ सकते हैं, इसके एग्जांपल्स आप देखो कि जैसे जो शॉकर्स और स्प्रिंग्स, सभी ने साइकिल या बाइसिकल या हम जिसको बोलते हैं बाइक वगैरह चलाई होगी, तो वहां पे क्या है कि अब देखोगे उसमें शॉकर्स लगाए जाते हैं। वो शॉकर्स क्यों लगाए जाते हैं, वो शॉकर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कि हम उसको चलाते समय जो झटके आते हैं उससे हम क्या बच सके, ठीक है। तो वो क्या होता है, उस जो फोर्स होता है या जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या कर लेते हैं, वो बैलेंस कर लेते हैं। दूसरा हम इसको देखते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ आइस स्लैब्स। आप देखते हैं आइस स्लैब्स या ब्रिक्स, कराटे प्लेयर्स के आप जब वो स्टंट परफॉर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक हाथ मारते हैं, वो बर्फ की सीढ़ी जो है वो टूट जाती है, या जो वो ब्रिक होती है या जो कोई भी स्लैब होती है उसको वो तोड़ देते हैं सिर्फ एक हाथ मारने से। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, वहां पे वो अपना जो पूरा का पूरा मोमेंटम होता है वो उस ब्रिक के अंदर स्लैब को ट्रांसफर कर देते हैं। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, जो पूरा फोर्स था उनकी जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा था, पूरा फोर्स था उसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उस स्लैब के अंदर। और कांटेक्ट ऑफ टाइम क्या था, बहुत ही थोड़ा सा। तो थोड़ा सा कांटेक्ट ऑफ टाइम के अंदर पूरा का पूरा जो उन्होंने फोर्स था वो वहां पे ट्रांसफर कर दिया, और वहां से क्या हुआ, उसकी वैल्यू, उसकी वजह से वहां पे क्या हुआ, आइस स्लैब की ब्रेकिंग हो गई। तीसरा हम एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि सपोज आपके पास में दो बॉल है, एक टेनिस की बॉल है और एक क्रिकेट की बॉल है, ठीक है। अगर आपको बोले कि दोनों बॉल में से कैच करना है तो किसको कैच करने में आपको ज्यादा जोर आएगा, या कौन सी बॉल आप इजीली कैच कर सकते हो। तो आप इजीली है इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो कि जो टेनिस बॉल होगी उसको कैच करना ज्यादा आसान होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो वेट है, जो मास होता है टेनिस बॉल का, वो क्या होता है, इट इज लाइटर देन और क्रिकेट बॉल से कम होता है। तो हमें क्या अगर हम उसको सेम एक्सेलरेशन भी दे रहे हैं तो भी अगर हम उसका फोर्स निकालेंगे तो वो जो फोर्स लगेगा वो टेनिस बॉल को कैच करने में एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल कम लगेगा, इसलिए हम उसको आसानी से कैच कर पाते हैं। तो ये है न्यूटन सेकेंड लॉ के एग्जांपल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ. I hope you all guys enjoyed the video and understood the concept what is taught to you. तो अब तक हमने पढ़ लिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ अब तक के वीडियोस में। जो आगे का नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद तरुणा पब्लिकेशंस, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो वीडियोस है उनको लाइक करें और शेयर करें। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।